हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम पीटी 365 को कर रहे थे और अभी हम वर्ल्ड टूर पे गए हुए थे। मतलब क्या कि हम दुनियादारी की बातों को समझ रहे थे, हम इंटरनेशनल लेवल पर क्या हमारे रिलेशंस हैं उसको समझ रहे थे, अलग अलग देशों में विजिट कर रहे हैं। ठीक है, कल हम बहुत देश घूमे थे, जैसे चाइना को हमने देखा था, श्रीलंका को देखा था, राइट। हर जगह हम घूमते फिर रहे हैं ना। मतलब क्या कहने का मतलब है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस को कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, जिसमें हमने इंडिया और इंडिया के जितने भी पड़ोसी हैं वहाँ पर विजिट की थी। आज हम करते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट को कवर। अब आप बोलेंगे मैम आज कहाँ कहाँ घूमने चलेंगे। ठीक है, तो हम बताते हैं कि आज अपने लोग कहाँ कहाँ घूमने चलेंगे। तो आज हम लोग घूमने चलते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। ठीक है, नेबर्स की तरफ तो जा चुके हैं और हमें पता है कि हम अपनी जो ईस्ट में कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, राइट। हमारी पॉलिसी भी कई सारी, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो आप ईस्ट की तरफ मूव करेंगे और ईस्ट में घूमते हुए चलेंगे। तो आज हम चलेंगे म्यांमार में, वियतनाम में, थाईलैंड में, एज वेल एज हम चलेंगे इजराइल में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में भी घूमेंगे भाई। और क्या करेंगे कि हम देखेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को भी। मतलब क्या है कि कुल मिलाकर कहना चाहें तो आज हम साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ साउथ ईस्ट एशिया को घूमने के लिए? ओके, हम पहुंच चुके हैं साउथ ईस्ट एशिया में और पहली स्टेशन हमारी है म्यांमार। तो चलो अब म्यांमार में उतरते हैं और घूमते हैं, देखते हैं भाई म्यांमार कैसा है, क्या है म्यांमार। ठीक है, चलो घूमते हैं म्यांमार में। भाई म्यांमार न्यूज़ में क्यों है ये बताया जाए अगर, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज है उसने कुछ सजेशंस दिए हैं। उसने क्या कहा है कि जो हमारा म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट कॉरिडोर है, ठीक है, जो बन रहा है चेन्नई में, उसके लिए जो हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस हमको चाहिए थी, इसमें कुछ सजेशंस हमारी मिनिस्ट्री ने दिए हैं। देखो वो होता क्या है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, अब ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं चेन्नई में, ये प्रोजेक्ट बन रहा है चेन्नई से, हम कर क्या रहे हैं कि चेन्नई से हम कनेक्ट कर रहे हैं म्यांमार को, थाईलैंड को, मलेशिया को और सिंगापुर को। ठीक है, अभी रुक जाओ, हम देखते हैं एक डिफरेंट कलर से। ओके, ग्रीन कलर लेते हैं। ठीक, चलो अब ग्रीन कलर हमने ले लिया है और अब हम देखेंगे किसको कि भाई ये क्या है। तो अभी देखो न्यूज़ ये है कि हमारा ना एक प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, एक हम कॉरिडोर बना रहे हैं जिसमें हम मुंबई को, ठीक है, चेन्नई को, म्यांमार को, थाईलैंड को, मलेशिया को और सिंगापुर को, इन सारी जो कंट्रीज़ हैं और जो हमारी सिटीज़ हैं, इन सबको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रेड कलर से जो हमारी ये ट्रांजिट रूट बना हुआ है, यही बनने की कोशिश हो रही है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है आपकी वाटर में, ठीक है, ओशन में बन रहा है। अब वाटर में जो ये बन रहा है, ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए कि कोस्टल एरिया भी होगा, वो भी कुछ अफेक्ट हो सकता है। तो ये कोस्टल रेगुलेशन जोन हमारा है, जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते भी हैं इसके बारे में, उसके लिए हमें क्लियरेंस चाहिए होगी कि भाई क्या हम ये बना सकते हैं, ये हम जो ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमें परमिशन है, हम बना सकते हैं कि नहीं। तो ये परमिशन लेने के लिए ही, जो क्लियरेंस लेने के लिए कुछ सजेशंस दिए हैं किसने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और इसी वजह से क्या था, ये न्यूज़ में रहा। अच्छा, म्यांमार में घूमने चल रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी हमारी। ये एक क्लियर फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है, किसका है ये, म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट कॉरिडोर। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, हमें मुंबई पर हम बैठे हैं और हमें घूमने जाना है कि चलो सिंगापुर चलते हैं, तो हम इस कॉरिडोर के ज़रिए जा सकते हैं। चेन्नई भी यहाँ पर कनेक्टेड है, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया भी कनेक्टेड है, आपको याद रखना है। ओके, और बात करते हैं भाई। और बात अगर हम करें तो इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में हमने दे रखा है मिस्ट। ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये जो ट्रांजिट कॉरिडोर है, इसका नाम है मिस्ट। ठीक है, ये इंटरनेशनल सबमरीन केबल है। ठीक है, सबमरीन का मतलब समझते हो कि नीचे, ठीक है, पानी के नीचे ये चलेगा। ठीक है, जो भी इसमें जो चल रहा है, जिससे जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट होगा, वो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर देखेंगे समुद्र के ऊपर वही घूमते घामते दिख जाएंगे। नहीं नहीं, हम घूमते हुए नहीं देखेंगे क्योंकि हम अंडर वाटर चलेंगे, राइट। तो सबमरीन केबल है, ठीक है, ये क्या करेगी, अंडर सी
ट्रेवर्स करेगी जिससे कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर कनेक्ट होगा। मतलब क्या कि अगर आपको ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, ऊपर से अगर आपको दिख रहा है कि भाई ये तो पानी पानी है, बट वो पानी पानी वाला सॉन्ग याद मत करने लगना फिलहाल, ठीक है। तो जो पानी पानी ऊपर से हमें दिख रहा है तो ये मत समझना कि इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार ये कनेक्टेड नहीं है, ये अंडर रूट कनेक्टेड है और ये ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि क्यों ये ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ना टेली कम्युनिकेशन लिंक बनेगी, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, आप समझ रहे हो, टेली कम्युनिकेशन लिंक की बात यहाँ पर की गई है। केबल पड़ेगी इसके अंडर, ठीक है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है इसी तरीके की केबल यहाँ पर पड़ेगी, जिससे क्या होगा, सिक्योर, रिलायबल, रोबस्ट और अफोर्डेबल टेलीकॉम फैसिलिटीज़ एशिया में मिल सकती है, ठीक है। सिंगापुर से मुंबई तक जो आपकी कम्युनिकेशन उसको और स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। कम्युनिकेशन हमारा बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो जाए, सिक्योर हो जाए, रोबस्ट हो जाए, अफोर्डेबल हो जाए, इसके लिए ही ये केबल बिछ रही है। तो आप अगर अभी मन में लड्डू फूट रहे थे आपके कि भाई हम भी घूमने जाएंगे, ये नया रोड बन रहा है हमारे लिए, अंडर वाटर छुप छुप कर चले जाएंगे घूमने, तो वो लड्डू अब आपके मुंह में नहीं फूटने चाहिए भाई, हम नहीं जा सकते। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बस केबल पड़ रही है, हमारा कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए केबल सिस्टम बन रही है, ये केबल सिस्टम है, आपको याद रखना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। लेंथ इसकी 8100 किलोमीटर्स की, ओके। तो ये जो आपको फिर से एक बार फिर से हम इसका फोटो देख रहे हैं क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है ये। चलो, तो ये जो आपको ये चीज़ें दिख रही हैं कि मुंबई है, चेन्नई है, म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, ये लोग आपस में कनेक्ट होंगे कम्युनिकेशन के माध्यम से, ठीक है। म्यांमार से अगर आपको कनेक्ट करना है चेन्नई को तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पर केबल बिछी होगी, बट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये याद रखना है। अच्छा, याद है? हाँ जी याद है भैया, मैम आपने ऐसी बात बता दी। बताओ, हम सपने देख रहे थे कि घूमने घामने जाएंगे वहाँ से, लेकिन वहाँ तो सिर्फ केबल सिस्टम ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कहा है तो मान ही ले रहे हैं, है ना, ऐसे ही चल रहा है मन में, कोई बात नहीं। ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारे रूट हमारे ऑलरेडी हैं ही, लेकिन अभी हमें कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए हो रहा है। चलो, कम्युनिकेशन हो रहा है तो किसी दिन हो सकता है कि हम अंडर वाटर सबमरीन जो है हम पब्लिक के लिए भी ये ओपन हो जाए और सबमरीन का एंजॉयमेंट हम भी कर सकें, अंडर वाटर यहाँ से इसी रास्ते से जा भी सकें, लेकिन फिलहाल तो केबल पड़ रही है, ठीक है। अच्छा, इंडिया और म्यांमार जो है भाई पड़ोसी भी तो हैं, तो नेबर भी तो हैं, हाँ जी हैं, तो इनके बीच में कैसे रिश्ते हैं, अपने पड़ोसी के बीच में आपके कैसे रिश्ते हैं, लड़ाई वड़ाई होती है कि नहीं होती है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कोई पड़ोसी हमें जैसे बहुत लड़ाकू मिल जाते हैं भाई तो लड़ाई भी हो जाती है, बट कोई बहुत अच्छे मिल जाते हैं तो उनसे हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी होती है, राइट। जैसे हम अपनी इंडिया के कंटेक्स्ट में भी इसको देख ही सकते हैं, नाम लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं, राइट। अच्छा जी, अच्छा, म्यांमार जो है ना वो ओनली एशियन कंट्री है जो कि इंडिया को ज्वाइन करती है आसियान में। देखो, आसियान आपको पता है ना, आपको क्या करना है, अब यहाँ पर मैम ने आपको फिर से काम दे दिया। क्या काम दे रही हूँ मैं आपको कि आपको आसियान कंट्रीज़ जो हैं, पहली बात तो यही बता दो कि कितनी कंट्रीज़ है इसमें। अब जब इतनी कंट्रीज़ आपको पता है कि कितनी है तो उनके नाम भी बता दो, नहीं पता है ना तो उसकी ट्रिक्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप उसकी ट्रिक्स जो है देखकर उसको याद करो। भाई याद करना ज़रूरी है कि आसियान के मेंबर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पर तो बस इतनी बात है, आपको एक मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। वो क्या है कि म्यांमार जो है ना वो आसियान का मेंबर है, ठीक है, और अकेला एक ऐसा ये मेंबर है, आसियान कंट्री है जो कि इंडिया से बॉर्डर को शेयर कर रही है। अच्छा, हम कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, जब बॉर्डर शेयर ही कर रहे हैं तो कुछ लेंथ है, हाँ जी है, 1643 किलोमीटर का जो हमारा लैंड बॉर्डर है वो हम म्यांमार के साथ में शेयर करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट शेयर करती हैं तो इसको तो हम देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। तो ये जो आपकी 4 स्टेट्स हैं ये बॉर्डर शेयर करती हैं किसके साथ में, म्यांमार के साथ में, सब नॉर्थ ईस्ट साइड में है। देखो, ये जो अपना इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट रहा, ये म्यांमार रहा, इधर चाइना है, ठीक है, ये हमें भूटान भी दिख रहा है, इधर बांग्लादेश भी दिख रहा है, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट रहा, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहा है। स्टेट्स भी आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है एंड मिजोरम है। अगर हम देखें कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में भाई ट्रेड कितना हो रहा है, क्योंकि देखो अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप इतनी हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, इतने हाई लेवल का एक ऑफिस जो है उसको आप ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, पूरी कंट्री की बागडोर आपके हाथों में है। तो सिर्फ आप ये जो छोटी छोटी बातें इनको ही ध्यान में नहीं रखेंगे, आपको भाई पता होना चाहिए इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि हम हिस्ट्री से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो कोई भी जो हमारा किंगडम है, ठीक है, वो बूस्ट नहीं हो पाया था, वो किंगडम स्ट्रांग नहीं बन पाया था। स्ट्रांग बनने के लिए वही चाहिए था, पैसा, इकोनॉमी, राइट। हमने देखा था ना, हिस्ट्री से हमने ये सबक सीखा है। और हिस्ट्री से अगर हम कुछ सीखते हैं, इतिहास से सीख कर ही तो इतिहास को रचेंगे, ये मैं बार बार आपको बोलती हूँ। हमने इतिहास से सीखा कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तभी हम एक स्ट्रांग नेशन बन सकते हैं, और नेशन तो आपको ही संभालना है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर इकोनॉमी की बात करते हैं हमेशा, ठीक है। क्या बात करते हैं कि भैया पैसा कितना आ रहा है, ठीक है, कितना पैसा हम उसको दे रहे हैं दूसरी कंट्री, और वहाँ से कितना आ रहा है, हमारा ट्रेड कैसा चल रहा है। सब लड़ाई तो ट्रेड की ही है ना। जो आपके अंग्रेज आए थे, पोर्तुगीज आए थे, ये सब क्या करने आए थे, ये ट्रेड करने तो इंडिया में आए थे, बट अल्टीमेटली ये रूलर बन चुके थे हमारे इंडिया पर, राइट। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आपको ये मतलब कुछ लोगों को लगता है ना, कह रहे हैं ये ट्रेड व्रेड क्या आता रहता है, ये तो समझ में नहीं आता। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई इकोनॉमी भी अच्छी नहीं होगी ना, इकोनॉमी अच्छी नहीं, इकोनॉमी के बारे में आपको कुछ होश ही नहीं है, तो आप कैसे संभालोगे कंट्री को, है ना। इसीलिए इकोनॉमी को जानना जरूरी है। तो आप यहाँ पर जानो। अच्छा, म्यांमार जो है उसके साथ हमारे जो ट्रेड है वो बहुत ही लंबे समय से चलता आ रहा है, अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है, $2 बिलियन का हमारा ट्रेड होता है, ठीक है। अच्छा, इंडिया ने भी बहुत हेल्प की है म्यांमार में। इंडिया जो है म्यांमार में डेवलपमेंट करने की कोशिश करता रहता है। $1.75 बिलियन रुपए हम लगा चुके हैं, ठीक है, इतने पैसा हम लगा चुके हैं कहाँ पर, म्यांमार में डेवलपमेंट करने के लिए। अच्छा, हम क्या क्या डेवलप कर रहे हैं, तो आपने बहुत ही फेमस, और बार बार जब भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं म्यांमार से रिलेटेड न्यूज़ आती है तो ये नाम तो आ ही जाता है, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर म्यांमार जाना चाहते हैं तो भाई केबल, वो तो केबल है, हमारी मिस्र तो केबल है, तो उदास होने की जरूरत नहीं है, आप कालादान से जा सकते हैं, ठीक है। मल्टी मॉडल है तो बहुत सारे मोड का इसमें यूज़ हुआ है। किसी दिन कालादान को हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट भी चल रहा है, रखीले स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और जो आनंद टेम्पल है बागान में, उसको रिस्टोर और कंजर्वेशन करने के लिए हम पैसा लगा रहे हैं म्यांमार में। इंडिया और म्यांमार जो है बहुत सारे ग्रुप्स में पार्ट करती है, जैसे कि बिम्स्टेक में दोनों ही पार्ट हैं, आसियान का रीजनल फोरम में दोनों ही पार्ट हैं, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में दोनों ही कंट्रीज पार्ट हैं, यूएन और WTO में भी दोनों ही कंट्री मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमको मैप दिया है। बताओ, मैप देखना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? मैप देखना तो अच्छा लगना ही चाहिए भाई, राइट। तो आप जब हम एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं तो मैप तो पता होना ही चाहिए। तो भाई बन क्या रहे हैं हम, तो ऑलरेडी हैं, बस डिग्री लेने की जरूरत है ना। ऐसा ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हम सिविल सर्वेंट ऑलरेडी हैं, बस हमें बस डिग्री नहीं मिली है, डिग्री मिलने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। ये अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिमाग में बैठा लेंगे ना, तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी, आपका एटीट्यूड वैसा हो जाएगा, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनालिटी सब वैसी ही हो जाएगी, और यही तो चाहिए है, राइट। अच्छा, अब ये बहुत आज हम मोटिवेशन वीडियो आपको दे पड़े हैं, आप ये सोच रहे हो कि मैम आप पढ़ा रहे हो कि मोटिवेशन वीडियो बनाती है, ये तो करंट अफेयर की वीडियो थी। अच्छा ठीक है, चलो दोनों ही है फिलहाल, है ना। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मोटिवेशन देने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप मोटिवेट होते हो तो। फिलहाल म्यांमार की बात करें तो म्यांमार अगर हम देखें, ये रहा आपका जो गोरा वाला दिख रहा है, मैं ये म्यांमार है, ग्रीन वाला हमारा इंडिया है, चाइना, ये इसके पड़ोसी हैं, ठीक है। म्यांमार के पड़ोसी देखो तो अगर इधर देखते हैं तो इधर तो बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडिया देखने को मिलता है, इधर अगर हम देखें तो बांग्लादेश भी है, इसका बॉर्डर शेयर कर रहा है, चाइना मिल जाता है, लाओस मिल जाता है, थाईलैंड मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इसको बॉर्डर कर रही हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, म्यांमार हुआ है, नेक्स्ट स्टेशन पर चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेशन हमारी पहुंच चुकी है, बस पहुंच चुके कहाँ पहुंचे हैं, अब हम पहुंच चुके हैं वियतनाम, ठीक है। वियतनाम चलते हैं, आ चुके हैं। अब वियतनाम में क्यों आए हैं हम घूमने, बताओ तो जना। हम इसलिए आए हैं क्योंकि इंडिया और वियतनाम ने एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है, इसीलिए हम वियतनाम घूम रहे हैं। अच्छा, इंडिया और वियतनाम जो है वो उसने क्या किया है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट जो है एक उसको साइन किया है। अब इसने ये क्यों किया है, इसका क्या मतलब है, ये समझाओ तो मैम ज़रा। अच्छा जी समझो, देखो क्या है कि जो हमारी इंडिया की मिलिट्री है, जो वियतनाम की मिलिट्री है, अब क्या होता है ना, अब जैसे हमारी मिलिट्री है, अब कहीं पर वॉर हो गया है, ठीक है, तो वॉर हो गया है, वॉर हो गया तो क्या होता है कि अगर मान लो वॉर हुआ, अब इसको ऐसे समझते हैं, देखो ये हमारी इंडिया है, ठीक है, ये क्या है हमारी इंडिया, यहाँ पर है वियतनाम, ठीक है, और ये कंट्री है कोई भी
एक्स कंट्री है, यहाँ पर हो रहा है वॉर। अब हमारे इंडिया से जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो हमारी जो मिलिट्री है वो यहाँ पर वॉर करने जा रही है, ठीक है। वॉर हो रहा है तो भाई आपको हम पर अटैक कर रहा है तो हम भी तो अटैक करेंगे ना, अपनी कंट्री को बचाना भी तो है, राइट। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर जा रहे हैं। बट होता ये है कि रास्ते में यहाँ तक हम पहुँचे और हमें पता चला कि अरे हमारा फ्यूल जो है वो तो ख़त्म हो चुका है, हम आगे कैसे जाएँ। तो अब क्या हम वापस यहाँ आएंगे इंडिया में? नहीं, हम यहाँ से हेल्प ले लेंगे। अब वियतनाम जो है वो हमारी हेल्प करेगा, रीफ्यूलिंग में हेल्प कर सकता है। अब फिर से दूसरी कंडीशन समझो, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे, फिर पता चला कि अरे हमारा कुछ जो आपका आर्म है, जो भी हम वेपन्स का यूज़ करते हैं वो ख़राब हो गया। अरे यहाँ पर पहुँच के पता चला अरे ये तो ख़राब है, ये चल ही नहीं रहा है। अब हम यहाँ पर पहुँच गए और ये ख़राब है, चल नहीं रहा है, तो क्या होगा, हम हार जाएंगे। तो क्या हम फिर से इंडिया आएंगे उसको ठीक करने? नहीं, अब ज़रूरत नहीं है। अब हम कहेंगे वियतनाम के पास जा रहे हैं, वियतनाम हमें रिपेयर करके देगा और हम यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर बैठकर अपना जो बेस है इसका यूज़ कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, रिफ्यूलिंग कर सकते हैं और फिर जाकर यहाँ पर फाइट बैक कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये अब हमें फैसिलिटी मिल चुकी है, इसके लिए ही हमने क्या किया है, ये पैक्ट को साइन किया है। सप्लाई खत्म हो जाए उसको हम फ्यूल जो है रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया वियतनाम का यूज़ करें, नहीं, वियतनाम के सोल्जर्स के साथ में अगर ऐसा होता है, जो भी इंडिया के सोल्जर्स का हमने देखा एग्जाम्पल भी हुआ था, तो इंडियन बेस को भी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब याद ये रखना, आपको प्राउड फील होगा। प्राउड फील क्यों होगा? क्योंकि वियतनाम ने ऐसा एग्रीमेंट जो किया ना, पहला ऐसा एग्रीमेंट वो सिर्फ इंडिया के साथ ही अभी तक किया है। तो प्राउड की बात है ना, तो हमें प्राउड का फील होता है। सपोज करो हमारा कोई फ्रेंड है जो कभी भी किसी से अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करता, बट उससे आप पर ट्रस्ट हो जाता है और वो आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि अरे उसने हमें इस काबिल समझा कि अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर किया, राइट। तो ऐसा ही हम यहाँ पर प्राउड फील कर सकते हैं कि वियतनाम ने हमें इस काबिल समझा है कि हमारे साथ में सबसे पहले हम पर ट्रस्ट किया और हमारे साथ में ये एग्रीमेंट किया है। अच्छा, और मेजर एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें तो ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन डिफेंस पार्टनरशिप टूवर्ड्स 2030 ये भी साइन किया गया है, दोनों ही कंट्रीज़ ने किए हैं, ठीक है। $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट भी हम दे रहे हैं वियतनाम को, ठीक है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्रांग कोक पगोड़ा जो है, जो कि एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, ठीक है, जो वियतनाम में है, उसको भी विजिट किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक है। क्या समझना है कि आखिर लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट क्या होता है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होता है जिसमें जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ है वो मिलती हैं, जिसमें जैसे फ्यूल को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में रिपेयर कर सकते हैं, कोई सप्लाई ख़त्म हो गई वो हम ले सकते हैं, कोई हमारा वेपन है उसके लिए कुछ चाहिए तो कोई उसकी सिस्टम है वो अगर ख़राब हो गया वो हम सही करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी ये समझ चुका है भैया। अच्छा, हमने किस किस के साथ में साइन किया है ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सारी की सारी क्वाड कंट्रीज़ के साथ में हमने ये साइन करा है। अब फिर से मैं हमने आपको क्वेश्चन दे दिया है, आपका टास्क क्या है बताओ ज़रा। अब टास्क आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या बताना है कि ये जो क्वाड है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, बस इतना बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो क्वाड की कंट्रीज़ के नाम बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, चीटिंग नहीं करनी है, गूगल नहीं करना है, ओके। उसके साथ में हमने फ्रांस के साथ में भी ये साइन कर रखा है, सिंगापुर के साथ में भी ये हमारी डील हो चुकी है एंड साउथ कोरिया के साथ में भी ये हम डील कर चुके हैं। अच्छा, इंडिया और वियतनाम की अगर हम बात करें कि हमारी रिश्तेदारी भी कैसी है, तो रिश्तेदारी को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो इंडिया और वियतनाम है भाई, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, क्योंकि पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो वियतनाम के साथ में ट्रेड होता है ना, काफ़ी बड़ा है। $11 बिलियन का हम ट्रेड करते हैं वियतनाम के साथ में। इंडिया जो है वियतनाम को सपोर्ट करता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, ठीक है। हम भी बहुत सपोर्ट करते हैं, हम बहुत सारी कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो मैकॉन्ग गंगा प्रोजेक्ट के ज़रिए हम वियतनाम को सपोर्ट करते हैं। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ITEC इनिशिएटिव्स के ज़रिए हम वियतनाम को सपोर्ट करते हैं। इंडिया और वियतनाम जो है क्लोजली बहुत सारे रीजनल फोरम्स में भी कोऑपरेट करता है, जैसे कि आसियान में हम कोऑपरेट करते हैं, ईस्ट एशिया समिट में, मैकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, एशिया यूरोप मीटिंग, UN, WTO, इन सब में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए भी नज़र आते हैं। इसी के साथ साथ ना हमारा रिलेशन जो वियतनाम से है वो कल्चरल रिलेशन भी है, जैसे कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे महाजावक एंड कल्याण कुरियारे, ठीक है, ये जो
दोनों ही बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, इन्होंने वियतनाम में बुद्धिज़्म को इस्टाब्लिश किया था 2nd सेंचुरी BC में। तो हमारी इंडिया से ये बुद्धिज़्म पहुंचा वियतनाम में। महात्मा गांधी और हो ची मिन जो हैं उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है इंडिया और वियतनाम में रेस्पेक्टिवली, ठीक है। महात्मा गांधी हमारे इंडिया के फादर हैं, ठीक है, फादर इंडिया के हो गए, और हो ची मिन जो हैं ये वियतनाम के फादर हैं, ठीक है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वियतनाम का मैप, ठीक है। तो ये जो पिंकिश आपको कलर दिख रहा है यही है वियतनाम, ठीक है। इसकी शेप देखो किस तरीके की है, ये रहा, ये वियतनाम रहा, ठीक है। इस तरीके की ये जो वियतनाम है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसके आसपास देखो तो गल्फ ऑफ टोनकिन है, भाई इसको टोकना नहीं है, टोको मत, ठीक है। क्यों? क्योंकि वियतनाम के पास में तो गल्फ ऑफ टोनकिन, ठीक है। गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास में है, ठीक है। इधर मैकोंग डेल्टा बन रहा है, वियतनाम हो गया। एनामाइट रेंज यहाँ पर मिलती है हमको, यहाँ पर का रिवर मिलती है, सी देखो का रिवर, राइट, का रिवर मिल रही है, ब्लैक रिवर मिल रही है, रेड रिवर, अरे वाह, देखो नाम देखो रिवर की, सारी रिवर के नाम याद हो जाएंगे यहाँ तो। रेड रिवर है, ब्लैक रिवर है, का रिवर है, राइट। तो ये तो याद ही हो गए होंगे, ब्लैक, रेड और का रिवर। वैसे याद करने की जरूरत नहीं थी बट कर सकते हैं हम क्योंकि नाम बहुत अच्छे से हैं। ओके, अब हम घूम आए हैं वियतनाम, अब चलते हैं थाईलैंड, भाई पड़ोस में ही है, चलो थाईलैंड भी घूमते हुए चल रहे हैं। हाँ जी, थाईलैंड घूमते हुए चल रहे हैं। अच्छा, क्यों घूमने आए हैं बताओ तो ज़रा। हम थाईलैंड इसलिए घूम रहे हैं, क्योंकि हमारा जो थाईलैंड के साथ में डिप्लोमेटिक टाइज है ना, उसके 75 साल पूरे हो चुके हैं। इसी वजह से हम थाईलैंड को घूम रहे हैं। थाईलैंड की बात करें तो सबसे पहले हम पैसा की बात करेंगे ना, चलो देखते हैं। तो ट्रेड की अगर हम बात करें तो अभी हमारे 2021-22 की बात करते हैं तो $15 बिलियन तक का हमारा जो ट्रेड है वो थाईलैंड के साथ में हुआ है। थाईलैंड ने एक लुक वेस्ट पॉलिसी भी चलाई है। थाईलैंड ने कौन सी पॉलिसी चलाई है? लुक वेस्ट पॉलिसी 1997 में, जो कि हमारे जैसे हमारी इंडिया में है लुक ईस्ट पॉलिसी, ऐसे ही थाईलैंड में एक पॉलिसी है दैट इज़ लुक वेस्ट पॉलिसी। ओके, अब यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करें कि हम कैसे थाईलैंड पहुँच सकते हैं, हमारा क्या कनेक्शन रहेगा। तो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, उसके ज़रिए हम थाईलैंड पहुँच सकते हैं। एशियन हाईवे नेटवर्क है, उसके साथ साथ हम ऐड हो चुके हैं, इंडिया थाईलैंड जो है जुड़ चुके हैं। बिमस्टेक भी है, बिमस्टेक फ्रेमवर्क के अंडर ये जो बिमस्टेक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक स्टडी है, इसकी हेल्प से भी हम किसके साथ में जुड़े हुए हैं? थाईलैंड के साथ में जुड़े हुए हैं। इंडिया और थाईलैंड को बुद्धिज़्म ने जोड़ रखा है, ठीक है। एक कॉमन थ्रेड की तरह काम करता है बुद्धिज़्म। बहुत सारे थाई बुद्धिस्ट जो हैं वो लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर में विजिट करने आते हैं और इंडिया और थाईलैंड जो है उसके रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता है। दोनों ही कंट्री बहुत सारे ग्रुप्स में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए भी नज़र आते हैं, जैसे कि बिमस्टेक हो गया, आसियान हो गया, ईस्ट एशिया समिट हो गया, मेकोंग गंगा कॉपरेशन हो गया, आयोरा हो गया। इन सब में दोनों ही कंट्री एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करती हैं। इधर अगर बात करते हैं तो एक ब्यूटीफुल सा हमको एक मैप दे रखा है, उसके बारे में भी देखते हैं। तो देखो ये जो आपको ये ग्रीन बाउंड्री के अंदर जो आपको कंट्री दिख रही है यही है हमारा थाईलैंड, ठीक है। तो ये जो थाईलैंड है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से नाम है, देखो पढ़ो, नंथावुरी, बैंकॉक देखो बहुत फेमस बैंकॉक ये यहाँ पर है थाईलैंड, ठीक है। इसके आसपास अंडमान है, फुकेट है, गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ पर है, थाईलैंड के पास में ही है, ठीक है। अब ये देखो मैकोंग की बात करते हैं ना, मैकोंग गंगा, तो ये मैकोंग रिवर जा रही है, मैकोंग। और यहाँ पर तो चियांग राय, चियांग माई, लामपोंग, मिंग, लाखोन सावांग, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमने थाईलैंड में भी विजिट कर लिया है। अब थोड़ी सी न्यूज़ की बात है, अब थोड़ी न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डिजिटल नोमैड वीज़ा, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, तो इंडोनेशिया ने क्या कहा, इंडोनेशिया ने डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है वो लॉन्च किया है उन ट्रैवलर्स के लिए, जो ट्रैवलर्स हैं जो कि आपके इंडोनेशिया में विज़िट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, डिजिटल नोमैड वीज़ा को जारी किया गया है इंडोनेशिया के ज़रिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट वहाँ जाएँ। अब फॉरेन टूरिस्ट वहाँ जाएंगे तो पैसा भी खर्च करेंगे और उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। किसकी इकोनॉमी बढ़ेगी? इंडोनेशिया की, ठीक है। अभी अलाउ करेगा कि जो दूर के वर्कर्स हैं वो टैक्स फ्री वहाँ पर रह सकते हैं,
अब डिजिटल नोमैड्स आखिर कौन होते हैं? वो लोग जो कि दूर दराज काम कर रहे हैं, ट्रैवल करते हुए दूर दराज काम भी करते हैं, अलग अलग जगह पर वो ट्रैवल करते हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी जो इनकम है जहाँ पर वो ट्रैवल कर रहे हैं वहीं पर वो स्पेंड करते हैं, ऐसे लोगों को डिजिटल नोमैड्स बोला गया है। ठीक है, वो एक लोकेशन इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लाइफस्टाइल को जीते हैं, जिससे कि वो ट्रैवल भी करते हैं और काम भी करते हैं दूर दराज। ठीक है, कहीं पर भी जहाँ पर इंटरनेट है वहाँ पर वो विजिट करते हैं और काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अलग अलग जाकर अलग अलग देश में विजिट कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं जो आपके ट्रैवल ब्लॉगर्स नहीं होते हैं, राइट, तो वो अलग अलग देश में जा रहे हैं। अगर हाई लेवल के बड़े लेवल के अगर जो ट्रैवल ब्लॉगर्स की बात करें तो वो जाते हैं ना कि आज हम चाइना में गए, आज हम भूटान में हैं, ठीक है, आज हम यूएसए में हैं, आज हम कैलिफोर्निया में घूम रहे हैं, आज हम कनाडा में चले गए, आज मैक्सिको में। इस तरीके से वो बताते नहीं है कि आज हम यहाँ पर घूमने जा रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, आज यहाँ पर चलते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अपना काम भी कर रहे हैं, साथ में घूम भी रहे हैं, ठीक है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो उन लोगों को डिजिटल नोमैड्स बोला जाएगा। समझ में आया? हाँ जी। ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड, अब ये क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड को डेवलप किया जाए, जिससे कि रीजनल इंटीग्रेशन हो, ट्रेड जो है साउथ एशिया, ईस्टर्न साउथ एशिया के साथ में बूस्ट हो सके। ये इंडिया का ही जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसी का ये पार्ट है, जिसमें हम इन जो आपका ईस्ट है उसकी तरफ में डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने रिलेशन को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है पहले तो आपका बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा, साथ ही साथ म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड को भी कनेक्ट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है अंडमान आचे लिंक। इंडिया और इंडोनेशिया दोनों के नाम एक सी नहीं, इंडिया इंडो, ठीक है। तो इंडिया इंडोनेशिया जो है उसके ज्वाइंट टास्क फोर्स ने अभी चैलेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे थे अंडमान निकोबार आइलैंड्स और अच्छे प्रोविंस को जोड़ने में, जो भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे उसको रिव्यू किया है। 2018 में इसको सोच विचार गया था, इसका थॉट आया था हमें क्या करना था कि हमें अंडमान और अच्छे लिंक को बनाना था, ठीक है। अच्छे प्रोविंस है उसको अंडमान निकोबार से हम ऐड करने की बात कर रहे थे, ठीक है। लगभग 90 जो नॉटिकल माइल्स है अंडमान निकोबार से दूर है ये ग्रेट चैनल, ठीक है। 6 डिग्री चैनल हम भी इसको बोलते हैं। ये निकोबार को अच्छे प्रोविंस से अलग करता है। सबांग जो है वो अंडमान सी और स्टेट ऑफ मलक्का इसको ओवरलुक करता है और इससे जो है टूरिज्म बूस्ट हो सकता है, इसीलिए हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको देख भी सकते हैं, ये हमारी रही इंडिया, ठीक है। इंडिया है तो यहाँ से देखो अंडमान सी है, ठीक, अंडमान सी और यहाँ पर ये रहा आपका अच्छे, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ये सबांग रहा, तो यहाँ पर जो पोर्ट ब्लेयर और सबांग की दूरी अगर हम बात करें तो 800 किलोमीटर की है। सबांग और कैंप पे की दूरी करें तो 166 किलोमीटर की है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है कि हम किस तरीके से अच्छे को अंडमान से जोड़ेंगे। ये अभी यहाँ पर फिर से क्लियर करके देखो, इतना हमारा अंडमान रहा, ठीक है, ये रहा अंडमान और ये रहा अच्छे, तो इसको हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। समझ में आया क्या? हाँ जी, समझ में आ चुका है। अब हम देखते हैं कि प्लेसेस इन न्यूज़ को, भाई कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो भी न्यूज़ में रही थी, और यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है। साउथ ईस्ट एशिया की प्लेसेस को अभी हम देखें तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। यहाँ पर हमें स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखने को मिलती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे भी। फिलीपींस ये रहा, ठीक है, और कंबोडिया ये रहा। तो 3 जगह अभी प्लेसेस जो हैं, 3 प्लेसेस न्यूज़ में रही, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ भी लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फिलीपींस को, ठीक है। फिलीपींस, ये फिलीपींस है, इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। देखो ये जगह है फिलीपींस, दिख रही है, ये जगह क्या है? फिलीपींस है। बहुत सारे आइलैंड्स इसमें दिख रहे हैं, तो ये फिलीपींस है। अब इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। तो हुआ क्या है फिलीपींस की, पहले तो ये समझो कैपिटल है मनीला। हुआ ये है कि इंडिया और फिलीपींस जो हैं अपने टाइज जो हैं, अपने जो रिश्तेदारी उसको और बढ़ा रहे हैं फिनटेक में, मतलब कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में और डिफेंस में, ठीक है, इंडिया एंड फिलीपींस। साथ ही साथ में जो बोंग मार्कोस जूनियर हैं वो नए प्रेसिडेंट बनेंगे फिलीपींस के, ये भी न्यूज़ रही। फिलीपींस जो है आर्किपेलागो नेशन है, मतलब बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है फिलीपींस, ठीक है। 7000 आइलैंड्स है, समझ रहे हो, 7000 आइलैंड्स। 5th लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इसकी वर्ल्ड में, और कोई भी लैंड बॉर्डर ये किसी भी कंट्री के साथ में शेयर नहीं करता है, ठीक है। अब लैंड बॉर्डर तो शेयर करता नहीं, तो ये मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है, किसके साथ में? चाइना, और चाइना के साथ में इसके बाद लड़ाई भी चलती रहती है, ठीक है। इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, पलाऊ, वियतनाम, ताइवान, इनके साथ में इसके जो आपके लैंड बॉर्डर हैं वो शेयर नहीं होते, मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होते हैं।
सेकंड है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो फिर से देखते हैं हम इसको, ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है इंडिया और इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो है कॉर्पेट है, इंडिया इंडो कॉर्पेट है, वो इंडिया और इंडोनेशिया नेवी के बीच में हुई है। कहाँ पर? अंडमान सी में एंड स्टेट ऑफ मलक्का में। तो यहाँ पर क्या हुई है, हमने एक कॉर्पोरेट की है इंडोनेशिया के साथ मिलकर। स्टेट ऑफ मलक्का जो है एक वाटरवे है जो अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। तो आपको याद रखना कि अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ मलक्का। बहुत ही क्रूशियल है, यहाँ पर बहुत ग्लोबल ट्रेड होता है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टेज सी रूट प्रोवाइड करता है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में। अगर बात की जाए तो एक क्वार्टर भर का जो हमारा तेल है वो यहीं से आपका पास होता है। मतलब क्वार्टर भर का, वो कहीं और दिमाग मत लगाओ कि आप दारू वाला जो क्वार्टर है उसकी बात करने लगो, नहीं नहीं वो बात नहीं है, वहाँ पर मत जाओ भी, पेपर प्रीलिम्स आने वाले हैं, इधर उधर दिमाग मत भटका। क्वार्टर का मतलब क्या? 1/4, ठीक है, 1/4 यहाँ पर बात की जा रही है। फिर है कंबोडिया। कंबोडिया को भी एक बार फिर से देख लो भाई, कंबोडिया कहाँ है? तो ये छोटी सी एक कंट्री क्यूट सी दिख रही है वियतनाम के पास में, ये है कंबोडिया, ठीक है। तो अभी कंबोडिया की बात करें तो कैपिटल इसकी कौन सी है? फिनोम पेन, फिनोम पेन, ठीक है। अच्छा, कंटेक्स्ट की बात करें तो चाइना क्या कर रहा है, अपना सेकंड फॉरेन आउटपोस्ट जो है वो बना रहा है कंबोडिया के रियाम नेवल बेस में, ठीक है। गल्फ ऑफ थाईलैंड हमने देखी थी, वहीं पर ये बन रहा है। कंबोडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसको सराउंड करता है थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। गल्फ ऑफ थाईलैंड जो है उससे ही इसको मैरीटाइम एक्सेस मिलता है। अंकोर वॉट जो है एक एंशियंट टेम्पल है, सूर्यवर्मन सेकंड ने इसको बनाया था कंबोडिया में। ये दुनिया भर का लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है अंगकोर वॉट। अब साउथ एशिया में तो बहुत घूम लिए हम, अब भैया साउथ एशिया में थोड़ा ना घूमना, हम तो वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं। तो चलो अब चलते हैं वेस्ट एशिया की तरफ, ठीक है। वेस्ट एशिया में क्या हुआ है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इजराइल, ओके। तो सबसे पहले हम कहाँ चल रहे हैं? हम चल रहे हैं इजराइल में, ओके। अब इजराइल में क्यों गए हैं घूमने? सबसे पहले हम और भी तो जगह जा सकते थे, इजराइल क्यों गए? क्योंकि अभी हुआ ये है कि इंडिया और इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं इन्होंने बातचीत की, ठीक है, बातचीत की, और बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ नतीजा भी आएगा। हाँ जी, नतीजा आया। क्या आया? इन्होंने पास कर दिया है इंडिया इजराइल विजन ऑन डिफेंस कॉपरेशन, इसको अडॉप्ट किया गया है। अब ये जो विजन है डिफेंस कॉपरेशन किस तरीके से की जाएगी कि जो फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना, हम बोलते हैं ना दिस इज द एरा ऑफ साइंस, ठीक है, दिस इज द साइंस एरा। तो साइंस एरा है, टेक्नोलॉजिकल एरा है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी लग रही है, तो फिर टेक्नोलॉजी डिफेंस में भी तो होनी चाहिए। इसीलिए हम डिफेंस में टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए ये जो विजन है लेकर आए थे, ठीक है। इसीलिए हम इससे अब इजराइल से विजिट पे गए हुए हैं, ठीक है, हम गए हैं, ये न्यूज़ नहीं है। अच्छा, इनिशिएटिव्स की बात करते हैं कि इजराइल के साथ में दूसरे और क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड बनाया गया है। ये क्या है? ये कोऑपरेशन है इंडिया और इजराइल के बीच में, जिससे कि हम ज्वाइंट इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लगाएंगे, ठीक है। इंडिया की कंपनी और इजराइल की कंपनी दोनों कंपनी क्या करेंगी? फोकस सेंटर्स में जो भी चैलेंजेस मिल रहे हैं उनको एड्रेस करेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे। ये सब काम करने के लिए ये फंड हमने बनाया है, ठीक है। दोनों कंट्रीज कंपनीज़ के लिए ये फंड है। दोनों ही कंट्रीज़ ने 3 साल का वर्क प्रोग्राम भी साइन किया है कि हम जो एग्रीकल्चर की फील्ड है उसमें भी कोऑपरेशन करेंगे, हमारे फार्मर्स जो हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। इंडिया और इजराइल जो हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी नेगोशिएट कर रहे हैं, अभी पास नहीं हुआ है बट हाँ नेगोशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है पैरा डिप्लोमेसी, ये क्या होता है? तो देखो, जैसे हमने कुछ कंट्रीज़ के नाम सुने हैं, कुछ टेरिटरीज बोलना चाहिए, जैसे कि हमने सुना है हांगकॉन्ग, ठीक है, कल हमने पढ़ा था हांगकॉन्ग के बारे में, राइट। हमने सुना है ताइवान, हमने सुना है फ़लस्तीन, ठीक है। इस तरीके कुछ हमने जगह के नाम सुने हैं। तो इनको क्या रहता है कि ये जो हैं, कभी बोला जाता है कि ये इंडिविजुअल कंट्री हैं, कभी बोला जाता है नहीं ये इंडिविजुअल कंट्री नहीं है, किसी बड़ी कंट्री का ही एक पार्ट है। ऐसी जो डिबेट ही चलती रहती है। तो अब ये जो कंट्रीज़ हैं इनके पास में ये क्या कर सकती है? पैरा डिप्लोमेसी में क्या होता है कि ये किसी बड़ी कंट्री के अंडर तो हैं, बट क्या है कि ये उस बड़ी कंट्री से इंडिपेंडेंटली भी कुछ अपने फॉरेन अफेयर्स कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एरिया में, इंटरनेशनल लेवल पर ये कहाँ कहाँ क्या काम कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं, किससे इनके टाइज बन रहे हैं, ये सब जो करते हैं वो होता है पैरा डिप्लोमेसी, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में,
डिफेंस की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट बायर है। किस चीज़ का बायर है? जो भी हमारे मिलिट्री वेपन्स होते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हम इजराइल से खरीदते हैं। ठीक है, इजराइल जो है इंडिया से 13% इम्पोर्ट करता है। इंडिया का जितना भी इम्पोर्ट होता है, इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो गई, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो गए, उन सब में जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 13% तो इजराइल ही खरीदता है। जैसे कि मिसाइल है बराक 8, स्पाइक, हरोप, हेरोन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इजराइल जो है हम इजराइल से लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंडिया में जितना भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं 13% इम्पोर्ट हम इजराइल से कर रहे हैं। बराकेट है, स्पाइक है, हरोप है, हेरोन है, ये सारी चीज़ें हमने इजराइल से ली है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, इंडिया जो है उसको इजरायली एक्सपर्टीज़ और टेक्नोलॉजी जो इजराइल यूज़ करता है हॉर्टिकल्चर, माइक्रो इरिगेशन में, हम उसका भी बेनिफिट ले रहे हैं। इंडिया जो है इजराइल का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा 2020 में। पैरा डिप्लोमेसी, उत्तर प्रदेश ने एक जो है प्लान ऑफ कोऑपरेशन को साइन किया है इजराइल के साथ में, जिससे कि जो बुंदेलखंड में पानी का जो आपकी क्राइसिस रहती है उसको सॉल्व किया जा सके। अब यहाँ पर समझ में आया कि पैरा डिप्लोमेसी क्या है, कि उत्तर प्रदेश किसके अंडर आता है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है, इंडिया का एक पार्ट है। बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने ये कॉपरेशन का जो प्लान है उसको साइन कर दिया। ठीक है, तो इसको हम पैरा डिप्लोमेसी बोल रहे हैं। अच्छा, इजराइल है कहाँ, इसको देख लेते हैं। तो ये जो इजराइल है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका टर्मोइल रहता है, राइट, कभी कहीं पर अटैक हो जाता है, कहीं कहीं पर हो जाता है। तो ये वो एरिया रहा इजराइल का। ठीक है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन इजराइल से देखने को मिलता है। इसके पास में जॉर्डन देखने को मिलता है, वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, माउंट मेरोन देखने को मिल रहा है, हाइफा देखने को मिल रहा है, ठीक है, तेल अवीव देखने को यहाँ पर मिल रहा है, पड़ोस में मेडिटेरियन सी है, इधर सीरिया, गोलन हाइट्स भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा जी, और क्या बात करी जाए, अब हम देखते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन को। इसी से रिलेटेड एक 2 स्टेट सोल्यूशन है, इसको देखते हैं कि भाई ये क्या है। तो अभी क्या हुआ कि यूएनएससी सेशन हो रहा था, तब इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में लॉन्ग टर्म पीस होनी चाहिए। ठीक है, और ये पीस कैसे हो सकती है, ये पीस तभी हो सकती है जब ये दोनों की दोनों आपकी जो टेरिटरीज़ हैं ये 2 स्टेट सोल्यूशन को अपना लें, तो हो सकता है कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में पीस मेंटेन हो पाए। अभी हमने ये सोल्यूशन दिया है, तो आखिर ये सोल्यूशन है क्या जो हमने इनको दिया है, इसको समझना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि जो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन फ़लस्तीन स्टेट होनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन इजरायली स्टेट होनी चाहिए, वो दोनों अलग अलग रह सकती है ना पीस में। ज़रूरी थोड़ा ना कि एक दूसरे के ऊपर कब्जा करें, नहीं, ज़रूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए फ़लस्तीन अलग से और एक इजरायली स्टेट बन जाए, बस मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है इसको 1991 में एग्री भी किया था यूएस ने, जब मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था तब यूएस ने तो इस पर एग्री कर लिया था। अब इजराइल की बारी है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इंडिया इजराइल फ़लस्तीन पॉलिसी को देखते हैं अगर हम, तो इंडिया ने वोट दिया है कि इजराइल के क्रिएशन के अगेंस्ट में। ठीक है, जब हिस्टोरिक पैलेस्टीन था 1947 में और हमसे कहा गया कि वोट डालो, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इजराइल को नहीं बनाना चाहिए, इसके अगेंस्ट में हमने वोट दिया है। ठीक है, फिर कोल्ड वॉर एरा का जब टाइम आया तो इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा फ़लस्तीन फ्रीडम का। ठीक है, मॉरल और लीगल पोजीशन हमने ली थी, इजरायली ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में हम थे। इंडिया ने पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ में 1992 में इस्टेब्लिश किए हैं। 2018 से अगर हम बात करें तो इंडिया जो है डी हाइफनेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है, मतलब कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है इजराइल के साथ में वो अलग है, इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है, अपने मेरिट पर है, और इंडिया के फ़लस्तीन के भी रिलेशन अलग हैं। तो इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है कि हम इजराइल के साथ में भी रिलेशन को मेंटेन करेंगे और फ़लस्तीन के साथ में भी। हमारे इजराइल के साथ में अलग रिश्ते हैं और फ़लस्तीन के साथ में अलग रिश्ते हैं और इससे किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारे इंडिया का कहना है। अच्छा, इंडिया सऊदी अरेबिया, अब हम सऊदी अरेबिया जा रहे हैं भाई। ठीक है, सऊदी अरेबिया में हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है इंडिया और सऊदी अरेबिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल की, तो उसी वो मीटिंग हुई, इसीलिए हम सऊदी अरेबिया घूमने जा रहे हैं। जो आपकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है ये बहुत ही रिसेंट में बनी है, 2019 में ये बनी है, जब हमारे पीएम जो हैं वो सऊदी अरेबिया के किंगडम में विजिट करने गए थे, तब ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है ये बनी थी। 2 मेन पिलर हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ठीक है, सोशल
एंड कल्चरल कमिटी एंड कमिटी ऑन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेन पिलर हैं, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर क्या हुआ है, सोशल एंड कल्चरल कमिटी बनाई गई है और एक कमिटी इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट अफेयर्स पर भी बनाई गई है। रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव यहाँ पर न्यूज़ में है, क्योंकि इसकी समिट जो है वो हुई थी। ये क्या है, तो सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया के द्वारा लीड करा हुआ एक रीजनल डायलॉग है क्लाइमेट पर। ठीक है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो MENA रीजन है उसके लीडर्स को एक साथ लाया जाए और क्लाइमेट चेंज पर हम बात कर पाएँ। MENA इज़ व्हाट, इट इज़ मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन है उसके लीडर्स यहाँ पर एक साथ आकर क्लाइमेट को डिस्कस कर सकें। एम ये है कि जो कार्बन एमिशन है इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, 60% से भी ज़्यादा इसको कम करना चाहते हैं। 50 बिलियन ट्रीज़ को प्लांट करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, और 200 मिलियन हेक्टेयर की जो डिग्रेडेड लैंड है उसको भी हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एम है कि जो ग्लोबल कार्बन लेवल है वो 2.5% से कम कर दिया जाए। अब हमारे सऊदी अरेबिया से कैसे रिलेशन है, तो हम जो है सऊदी अरेबिया हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, काफ़ी अच्छी बात है। सऊदी अरेबिया की सप्लायर है हाइड्रोकार्बन का, हमको जो भी हाइड्रोकार्बन चाहिए वो हमें सऊदी अरेबिया से मिलते हैं। ठीक है, 18% इंडिया का क्रूड ऑयल हमें सऊदी अरेबिया से मिलता है, 30% LPG हमें सऊदी अरेबिया से मिलती है। 2.8 मिलियन इंडियन जो पीपल हैं वो सऊदी अरेबिया में जाकर एम्प्लॉयमेंट को ले पाए हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। अच्छा, इंडिया का E-माइग्रेट सिस्टम भी है, जो कि जो आपके सऊदी अरेबिया के तहाती सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है, जिससे कि माइग्रेशन काफ़ी इजी हो जाती है वर्कर्स के लिए। कल्चरल कोऑपरेशन की बात करें तो सऊदी अरेबिया जो है वहाँ पर मक्का और मदीना है, जहाँ पर हमारे इंडिया के कई सारे लोग जो हैं वो हज और उम्रा पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। MOU भी साइन किया है योगा कोऑपरेशन में। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि योगा कोऑपरेशन पर हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सऊदी अरेबिया के साथ में साइन की है, और ऐसा पहली बार हुआ है किसी गल्फ रीजन में कि योगा को लेकर कोई भी आपका एग्रीमेंट हुआ हो। डिफेंस कॉपरेशन की बात की जाए तो एक बायलैटरल एक्सरसाइज है अल मोहिद अल हिंदी, ये होती है। ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में एक इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइंट कमेटी भी बनाई गई है डिफेंस कॉपरेशन को लेकर। इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है दोनों ही मेंबर हैं UN के, G20 के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। अब यहाँ पर हम देखते हैं सऊदी अरेबिया को, तो ये रहा आपका सऊदी अरेबिया, जो ये मोजा सा जो हमें दिखता है ये सऊदी अरेबिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है मक्का। ठीक है, यहाँ रियाद दिख रहा है, यहाँ पर जेद्दा दिख रहा है। ट्रॉपी ऑफ कैंसर भी सऊदी अरेबिया से पास होती है। ठीक है, ओके, अब मूव करते हैं UAE में। अब हम कहाँ विजिट करने चल रहे हैं, UAE में। क्या हुआ है कि इंडिया और UAE बहुत ही दिनों से सेपा को करने की कोशिश कर रहे थे, इसको एग्री करने की कोशिश कर रहे थे, अब ये फोर्स में आ चुकी है। ठीक है, सेपा हमारा पास हो चुका है इंडिया और UAE का। अच्छा, और क्या बात है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इससे दोनों ही कंट्री के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन तक का बढ़ जाएगा, और सर्विसेज की बात करें तो $15 बिलियन का ट्रेड बढ़ जाएगा सर्विसेज के एरिया में अगले आने वाले 5 सालों में। सेपा जो है वो $26 बिलियन का बेनिफिट भी करेगा, क्योंकि अभी हमारा जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है हमारे प्रोडक्ट्स पर UAE के द्वारा, इसी वजह से क्या होता है कि हमारा $26 बिलियन का लॉस होता है, जो अब बच जाएगा। 90% ऑफ प्रोडक्ट्स जो इंडिया से UAE जाते हैं उस पर 0 ड्यूटी लगेगी। परमानेंट सेफगार्ड मैकेनिज्म भी मिल जाएगा, जिससे कि किसी भी जो प्रोडक्ट है उसका एकदम से सर्ज नहीं होगा, एकदम से किसी भी प्रोडक्ट की इंपोर्ट नहीं बढ़ेगी। ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन और मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिल जाएगा इंडियन जेनेरिक मेडिसिन्स के लिए, अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एक बार अप्रूव कर दिया उनको तो। ठीक है, इसमें हाँ रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि 40% जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो इंडिया में ही होना चाहिए। अगर इंडिया का हमें अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया से जा रहा है सऊदी अरेबिया में, तो पहले चेक किया जाएगा कि क्या ये इंडिया में ही ओरिजिन है, इसका इंडिया में ही बना है या नहीं। ठीक है, अब हम इंडिया और UAE के रिलेशंस की बात करें तो UAE जो है इंडिया का 3rd बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, सबसे पहले US है, फिर चाइना है और फिर UAE है।
डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करें तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हम करते रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट ईगल हम मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए करते हैं। दोनों ही कंट्री एक्सट्रीमिज्म के साथ में एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट में फाइट करना चाहते हैं, टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं। यूएई में सबसे ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा मिलता है, जो हमारे इंडिया से लोग काम करने जाते हैं तो यूएई में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। इसरो ने यूएई का फर्स्ट नैनो सैटेलाइट जो है नाइफ फर्स्ट उसको भी लॉन्च किया। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, उसने वो एक इंटरनेशनल आर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, उसने अनाउंस किया कि जो भीम यूपीआई है वो अब यूएई में भी वैलिड है, वहाँ पर भी चलेगा। यूपीआई जो है वो भूटान और नेपाल में भी वैलिड है, सिंगापुर में भी वैलिड है और अब यूएई में भी यूपीआई एक्सेप्टेबल है। इंडिया और यूएई है वो कई सारे फोरम्स का भी पार्ट है, जैसे कि यूएन, डब्ल्यूटीओ, आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इन सब में ही इंडिया और यूएई दोनों के दोनों ही पार्टनर हैं। ये हम देख सकते हैं यूएई को, ठीक है। इसमें हमने अभी देखा भी था कि टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही थी। इधर इसके आबू धाबी हम देखने को मिल रहा है, इधर दुबई देखने को मिल रहा है, ठीक है। इधर इसके पड़ोस में ओमान है, इधर पड़ोस में सऊदी अरेबिया है, ठीक है। ओके, और क्या बात करनी है, तो अब हम देखते हैं कि इंडिया, इजराइल और यूएई और यूएसए I2U2 ये बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चा में रहा था ये ग्रुपिंग, इसके बारे में बात करते हैं। अभी हुआ ये है कि जो फर्स्ट लीडर समिट है I2U2 की वो वर्चुअली हुई है। I2U2 का आपका काम ये है कि आपको पहले तो ये याद रखना है I2U2 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। याद ये रखना है यूके यहाँ पर नहीं है, यूके की जगह पर यूएई है, ठीक है। I2U2 जो है पहली बार अक्टूबर में मेंशन हुआ था इसका कि I2U2 बन रहा है, 2021 की बात है, जब अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे इसराइल और यूएई के बीच में, ठीक है। ये अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, उसके बाद में बातचीत हुई कि I2U2 को बनाना चाहिए। अब ये I2U2 करेगा क्या, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट को डेवलप करेगा इस रीजन में, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पर हम म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो आपके एरियाज है उसमें डिस्कस कर सकते हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी बढ़ाएंगे इस रीजन में। साथ ही साथ में I2U2 को वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जा रहा है, लेकिन I2U2 में कोई भी मिलिट्री एंगल नहीं है, ये ज़्यादातर इकोनॉमी पर फोकस करता है। अभी हमने कहा था कि ये जो I2U2 है ये आया है अब्राहम अकॉर्ड की बाद में, तो आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है, चलो इसको समझते हैं। अब्राहम अकॉर्ड एक सीरीज़ है जहाँ पर पीस एग्रीमेंट हो रहे हैं इन जो इजराइल है और बहुत सारी जो अरब कंट्रीज़ है इसके बीच में। तो सबसे पहली बार यूएई आगे आया और उसने इजराइल के साथ में पीस एग्रीमेंट को किया है, ठीक है, और ये अब्राहम अकॉर्ड एक सीरीज़ है, ठीक है। 1920 में ये इसको मीडिएट किया था यूएसए ने, यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में। अब्राहम का मतलब क्या है, अब्राहम जो है वो हमारे 3 अब्राहमिक रिलीजन्स जो है जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसके ग्रेट फादर ऑफ फेथ हैं, उनको हम अब्राहम बोलते हैं। ये सिंबॉलिक टाइटल है जो हमने अब्राहम अकॉर्ड दिए, एक सिंबॉलिक टाइटल है जिसका मतलब है कि अरेबिक और जूइश पीपल के बीच में यूनिटी को हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा I2U2 है ये 6 एरिया ऑफ कॉपरेशन पर काम करेगा। किस किस में डिस्कशन होगा, तो वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी के मामलों में ये I2U2 जो है वो कॉपरेट करेगा। प्राइवेट सेक्टर की कैपिटल जो है, एक्सपर्टीज़ है, उसका भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। तो हुआ ये है कि इंडिया के बायलैटरल ट्रेड जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ये क्या है, तो ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलियंस है। इसमें 6 कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ रीजन की 6 कंट्रीज़ है उसका ये ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर है रियाद में। रियाद कहाँ है, सऊदी अरेबिया में, हमने ये देखा भी था। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें, इंटीग्रेट करें और इंटरकनेक्शन बना रहे। अच्छा, 6 कंट्रीज़ इसमें हैं, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका होमवर्क है। क्या कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई इसके पार्ट हैं। क्या हम इसके पार्ट हैं, तो नहीं भैया, हम गल्फ रीजन में नहीं आते इसलिए हम इसके पार्ट भी नहीं हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन है, जो आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ये इसके रिलेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। ट्रेड की बात करते हैं तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, 2021-22 में, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा। अब इंडिया जो है
इंडिया का कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक जीसीसी से नहीं हुआ है। जीसीसी और इराक जो है, इंडिया का जितना भी ट्रेड होता है उसका 1/5 ट्रेड तो जीसीसी और इराक के साथ में ही होता है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो ऑयल है, गैस रिजर्व है, वो ज़्यादातर हमें यहीं से मिलता है। सऊदी अरेबिया और यूएई लीडिंग सोर्स है हमारे लिए क्रूड ऑयल के। ठीक है, रेमिटेंस की बात करें तो 50% जितना भी रेमिटेंस हमारे इंडिया में आता है तो वो तो यहीं से आता है। एक्सपाट्रिएट पॉपुलेशन की बात करें तो यूएई, सऊदी अरेबिया और क्यूवेट में हमारे जितने भी नॉन रेजिडेंट एनआरआई जो रह रहे हैं ना, एनआरआई हमारे यूएई, सऊदी अरेबिया और क्यूवेट में लगभग 50% एनआरआई यहीं पर रह रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ वेस्ट एशिया में कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी प्लेसेस थी जो न्यूज़ पे रहीं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे है रेड सी। लोकेशन आप यहाँ पर देखें। ठीक है, ये जो एरिया है ये है आपकी रेड सी। अब रेड सी क्यों है न्यूज़ में, चलो देख लेते हैं। तो यूएस नेवी ने एक नई टास्क फोर्स बनाई है एलाइड कंट्रीज़ के साथ में, जिससे कि रेड सी जो है उसको पेट्रोलिंग की जा सके। रेड सी की पेट्रोलिंग करने के लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई है। रेड सी दुनिया भर की नदर मोस्ट ट्रॉपिकल सी है एशिया और अफ्रीका के बीच में, जो कि गल्फ ऑफ सूज और गल्फ ऑफ अकाबा को ये कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब से। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब से गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ सूज को ये कनेक्ट करती हुई एक दुनिया भर की नदर मोस्ट ट्रॉपिकल सी है। ये ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है। ठीक है, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती इसकी वेस्टर्न शोर पर लाई करते हैं और ये यमन, सऊदी अरेबिया इसकी ईस्टर्न शोर पर लाई करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर जो है रिसिपिटेशन इतना नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है। भाई गर्मी बहुत है तो इवेपोरेशन होता है, बट यहाँ पर बारिश इतनी नहीं हो रही है तो यहाँ पर पानी जो खारा हो गया है। रेड सी जो है वो दुनिया भर की नदर मोस्ट ट्रॉपिकल सी भी है और ग्लोबल 200 इको रीजन जो है हमारे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के, उसका एक ये पार्ट भी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपको जगह दिख रही है दिस इज वेस्ट बैंक। ठीक है, तो ये जो आपकी एरिया है ये वेस्ट बैंक है, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब ये वेस्ट बैंक क्यों न्यूज़ में है, ये बात है सोचने की। सोचना क्या है, ये पढ़ लेंगे हम। चलो, तो वेस्ट बैंक इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इजराइल के जो कोर्ट है उसने कहा कि जो वेस्ट बैंक एरिया में 1000 फ़लस्तीनियंस जो हैं उनका इविक्शन हुआ है, उसके लिए इन्होंने इविक्शन के लिए एक वे प्रोवाइड किया है इजराइल के कोर्ट ने। वेस्ट बैंक जो है एक लैंड लॉक्ड टेरिटरी है फ़लस्तीन की, जॉर्डन रिवर के वेस्ट में मिलती है ये देखने को। ठीक है, इजराइल इसके नॉर्थ में है, वेस्ट में है और साउथ में। तो इजराइल ने ही इसको ज़्यादातर घेर रखा है और ईस्ट में इसके जॉर्डन मिलता है, जॉर्डन कंट्री मिलती है। इजराइल ने वेस्ट बैंक को 1967 के मिड ईस्ट वॉर में कैप्चर कर लिया था और फ़लस्तीनियंस जो थे वो इसको एक मेन पार्ट बनाना चाहते थे अपने फ्यूचर स्टेट का। अभी बात करें तो 132 इजरायली सेटलमेंट्स और 124 अनऑथराइज सेटलमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ मिलिट्री आउटपोस्ट भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका रीजन है वो है नागोर्नो काराबख रीजन, यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है। अब ये न्यूज़ में क्यों है ये भी बात करते हैं। तो ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अर्मीनिया जो है ना वो देख रहा है कि यहाँ पर एंटी गवर्नमेंट अनरेस्ट हो रहा है। नागोर्नो काराबख रीजन की वजह से यहाँ पर एंटी गवर्नमेंट अनरेस्ट देखने को मिल रहा है अर्मीनिया में। अब ये जो रीजन है, ठीक है, तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में। ठीक है, काराबख अर्मीनियन जो है वो कह रहे हैं कि काराबख जो है उसको अज़रबैजान से अर्मीनिया में दे देना चाहिए। मिंक्स ग्रुप है उसको बनाया गया। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप ने मिंक्स ग्रुप बनाया है जो कहता है कि अर्मेनिया और अज़रबैजान को आपस में बात करनी चाहिए, पीसफुल सोल्यूशन लेकर आना चाहिए इस रीजन के लिए। ठीक है, ग्रुप को को चेयर करता है रशिया, यूएस और फ्रांस। अच्छा, नेक्स्ट है टर्की है। ठीक है, अब टर्की है न्यूज़ में क्यों है, पहले तो इसकी जगह देखो, ये टर्की कहाँ पर है, जिसको हम टर्की बोलते थे अब इसको हम टर्की बोलेंगे। ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक यहाँ पर देखने को मिला है टर्की में। ठीक है, अब इसको हम टर्की बोलेंगे, टर्की नहीं बोलेंगे, इसका नया नाम टर्की है। कैपिटल इसकी अंकारा है। यूएन ने इसका नाम बदल दिया है टर्की क्योंकि एक तुर्किश जो हमारी टर्की की गवर्नमेंट है, टर्किश गवर्नमेंट, उसने कहा कि हमारा नाम बदल दो, हमारा नाम जो है टर्की की जगह टर्की कर देना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ टर्की जो है उन्होंने अप्रूव किया है, जो भी इलेक्टोरल लॉज हैं वहाँ पर चेंजेस लेकर आए हैं प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। टर्की एक लार्ज पेनिनसुला है
है, ठीक है, जो यूरोप के कॉन्टिनेंट को जोड़ता है, ठीक है, यूरोप और एशिया को जोड़ता हुआ एक पेनिनसुला है टर्की है, ठीक है। इसमें अनातोलिया प्लेट्यू ज़्यादातर जो पार्ट है इसका वो अनातोलिया प्लेट्यू घेरा हुआ है, ठीक है, माउंटेनियस कंट्री है, यहाँ पर ज़्यादातर माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर नैरो स्ट्रेट्स भी जैसे बॉस्फोरस है, सी ऑफ मार्मरा है, डार्डेनल्स हैं, जो कि जिसको हम इन तीनों ही स्टेट्स को मिलाकर टर्किश स्टेट्स भी बोलते हैं। अच्छा, फिफ्थ अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ है हमारा जॉर्डन, ठीक है। अब जॉर्डन क्यों न्यूज़ में है इसको भी हम देखते हैं। जॉर्डन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसकी कैपिटल पहली बात तो अम्मन है, ठीक है। तो अब जॉर्डन इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि फर्टिलाइजर्स को लेकर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ गए, तो इंडिया और जॉर्डन ने 1 साल का जो आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको साइन किया है कि फर्टिलाइजर जो है जॉर्डन इंडिया को सप्लाई करता रहेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में फर्टिलाइजर को लेकर थोड़े से क्राइसिस होने लगे थे। जॉर्डन एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है, अरेबियन पेनिनसुला में ये लोकेटेड है। अल अकाबा एक ओनली पोर्ट है जॉर्डन का, ठीक है, जो कि आपका गल्फ ऑफ अकाबा में हमें देखने को मिल जाता है, वहाँ पर ये जो है इसका एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट है कतर, जो कि अभी न्यूज़ में है। इसकी लोकेशन अब हम देखते हैं तो कतर हमें यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो ये इसकी पहली बात तो कैपिटल है दोहा। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कतर में विजिट करके आए हैं। सेंटर ने रिसेंटली अभी एक वर्चुअल नेटवर्किंग मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की थी जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स की कतर के साथ में। कतर एक इंडिपेंडेंट एमिरेट है, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ के वेस्ट कोस्ट पर मिलता है। नेक्स्ट है सीरिया, जिसकी कैपिटल डेमस्कस है, ठीक है। यूएस ने एयर स्ट्राइक किया है जो आपके सीरिया में मिलिशिया कंट्रोल्ड एरियाज थे, वहाँ पर यूएस ने एयर स्ट्राइक किया है। ये इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये मेडिटेरियन सी के ईस्ट कोस्ट पर है, साउथ वेस्ट एशिया में ये मिलता है। ये गोलन हाइट्स जो इस एरिया में गोलन हाइट्स की टेरिटरी भी इंक्लूडेड है। इसी के साथ में पहले बात तो हम इसका पहले देखते हैं सीरिया है कहाँ, तो ये रही सीरिया, ठीक है, यहीं पर गोलन हाइट्स भी मिलती हैं। और इसी के साथ में आज जो है आज की विजिट जितनी थी हमारी वर्ल्ड टूर की, उसकी जितनी आज की हमारी शेड्यूल विजिट्स थी वो हम करके आ चुके हैं। हम साउथ एशिया में घूम कर आए और वेस्ट एशिया में घूम कर आए। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा और आपको ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाकर आप खुद को और अपडेट कर पाएँ। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको कैसा लगा।